मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश शर्मा आज फिर आपके बीच में, और जिस टॉपिक पे बारे में हम बात करेंगे वो है किडनैपिंग केस, जो बहुत ही सेंसेशनल, जम्मू कश्मीर रियासत की हिस्ट्री में बहुत ही सेंसेशनल केस जाना जाता है। सेंसेशनल इसलिए कि जिस लड़के का किडनैप हुआ उस वक्त उसका फादर जो था हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर था। गोया कि मैं रुबिया सैयद या रुबैया सैयद कहें, उनके बारे में, किडनैपिंग के केस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो थे उस वक़्त देश के होम मिनिस्टर थे, और उनकी बेटी डॉक्टर रुबैया सैयद जो कि लाल दत्त हॉस्पिटल में इंटर्न कर रही थी, उसका जब वो अपने घर जाती दफ़ा उसका किडनैप हुआ था। अब इस चीज़ को जानने के लिए कि किडनैपिंग हुई थी, अब क्वेश्चन ये उठता है कि किडनैपिंग हुई थी, क्या रीज़न रहा था, या उसमें किस-किस आदमी की क्या-क्या सोच रही थी, इन 3 विषय में हम बात करेंगे। तो मीडियम क्या रहता है किसी चीज़ को जानने के लिए, मीडियम क्या रहता है? मीडियम जनरल मासेस का ये रहता है, जनरल पब्लिक जो है अगर उसे मालूम करना हो कि किडनैपिंग हुई कैसे थी या क्या हुआ था, तो मीडियम यही है कि या तो उस वक़्त के अखबारों से उसे नॉलेज हो सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, या आप यानी कि अगर गूगल में जाके विकिपीडिया को स्टडी करके आप थोड़ा-सा देख सकते हैं कि उस वक़्त क्या हुआ था। या उसके बाद उस वक़्त जिन लोगों ने वीडियोज़ बनाई होंगी, जिन हो सकता है कोई जर्नलिस्ट हों, कोई ऐसे इंसान जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट हो, उनकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या वीडियोज़ बनाई थी उस केस के बारे में, या कि कोई ऐसा शख्स जो उस केस के बारे में जानता हो या इन्वॉल्व्ड हो, हैं? उस केसेस के बारे में जानने वाले से भी मालूम हो सकता है। तो क्या हुआ? आज मैं इन 3 मीडियम्स के बारे को, इन 3 मीडियम्स के ज़रिए ही आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा आपको बताने की कि डॉक्टर रुबिया सईद का किडनैप हुआ, और उसमें क्या गलत हुआ, क्या सही होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप ये डिसाइड करो कि ठीक हुआ या करवाया गया। कुछ लोगों का ये भी इल्ज़ाम रहा है कि रुबिया सईद का किडनैपिंग हुई थी, और कुछ का कहना है कि उसकी करवाई गई थी, किडनैपिंग उसकी करवाई गई थी। अब इन दोनों चीज़ों की मैं आपके सामने रखूँगा, सही क्या है, गलत क्या है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरे पास जो भी प्रूफ़ है, वो मैं ये सोशल मीडिया से या विकिपीडिया से या किसी की किताब, एक जो बुक है, मैं गोया कि एक किताब जो है, एक ये तो ये किताब से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। द इसका नाम है, बुक का नाम द ग्रेट डिस्क्लोज़र्स, तो सीक्रेट अनमास्क्ड, तो रिटन बाय हिलाल अहमद वार। हिलाल Ahmad War is a senior separatist leader and chairman People's Political Party within bracket PP। ये 3 इन्होंने के, इनके रेफरेंस से मैं आपको बताऊंगा सही क्या क्या है। इट्स नाउ अप टू यू। रूबिया से जबकि उनकी एज, वो जब इंटर्न कर रही थी वहाँ पे लाल दत्त हॉस्पिटल में, 23 साल की एज थी। तो 8 दिसंबर 1989 को जब अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अपने घर की तरफ निकलती हैं, तो एक सिविल गाड़ी में जाती हैं, सिविल मैटाडोर में, उधर मिनी बस कहें या मैटाडोर में। जब वो ड्यूटी ख़त्म करने के बाद एक सिविल मैटाडोर में बैठ के अपने घर की तरफ, जो कि नौगाम की तरफ है, वहाँ के लिए जा रहे थे। तो जब घर के पास, नौगाम के पास, अपने घर से थोड़े करीब पहुँची, तो उसी मैटाडोर में जो 4 मिलिटेंट ऑलरेडी बैठे हुए थे, उन्होंने उस रुबिया सईद को वहाँ से गन पॉइंट पे नीचे उतारा नौगाम के पास, और वहाँ पे खड़ी हुई एक मारुति कार में उनको बिठा के अननोन जगह पे उनको ले गए। उसके बाद ये टाइमिंग क्या है, ये 3:45 पे इनकी किडनैपिंग हुई। ये मैं उसके बारे में रेफरेंस से दे रहा हूँ विकिपीडिया पे, और जो किसी वरिष्ठ पत्रकार ने जो वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, उसके रेफरेंस से दे रहा हूँ। उसके बाद 5:30 पे एक टेलीफोन एक कश्मीर टाइम्स ऑफिस में आता है, और उसमें बोल कौन रहा था, JKLF, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव
कश्मीर टाइम के ऑफिस में इंटीमेट करता है, इन्फॉर्म करता है कि उनके मुजाहिदीनों ने, यानी कि उनके टेररिस्टों या मिलिटेंटों ने डॉक्टर रूबिया सईद का किडनैप कर लिया है और वो उनके तहवील में है, उनके पास है। तो उसको छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशराइज ये किया था कि उनके एब्स में उसके बदले उसको छुड़ाने के लिए 5 मिलिटेंट जो कि जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाए। अब ये 5 मिलिटेंट जिनकी डिमांड आई थी वो कौन थे? ये था शेख अब्दुल हमीद जो कि JKLF का एरिया कमांडर था। दूसरा गुलाम नबी भट्ट जो कि मकबूल भट्ट जो कि JKLF का फाउंडर मेंबर था और जिसको फांसी की सज़ा हुई थी, उसके कृत्यों की वजह से उसको फांसी की सज़ा हुई थी। एक दूसरा वो था। तीसरा था मिलिटेंट मोहम्मद कलवाल, चौथा मोहम्मद अशरफ और पांचवा मुश्ताक अहमद जरगर, वही खूंखार मिलिटेंट जिसने कितने कश्मीरियों को मालूम है वो उसे याद नहीं है, कितने हिंदुओं का कत्ल उसने किया। इनको छुड़ाने के लिए ये कहा गया। उसके बाद कहते हैं कि उस वक़्त जम्मू कश्मीर रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब जो थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उस वक़्त वो हॉलीडेज़ में लंदन गए थे, यानी कि छुट्टियां, लंदन में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। अगर मैं गलत ना हूँ तो ये कह सकता हूँ क्या कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। गोया कि जब कश्मीर जल रहा था तो हमारे जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में छुट्टियां मना रहे थे, शायद गलत ना होगा। उस वक़्त जब उन्होंने वहाँ थे, लंदन में थे, उन्होंने अपने जो टूर को शॉर्टकट किया और वापस दिल्ली आए। दिल्ली से जब ये किडनैप हो चुका था तो दिल्ली से सीनियर IB के ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, DG, NSG, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और तो सीनियर ऑफिसर वेद मड़वा जैसे आदमी जो थे वो श्रीनगर इस केस को सुलझाने के लिए आ गए। वहाँ पे नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। नेगोशिएशन शुरुआत किसने की? ये जफ़र मागरे हैं कश्मीर टाइम्स के, इनके ज़रिए एक नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। शबनम लोन जो कि अब्दुल गनी लोन की बेटी हैं और मौलवी अब्बास अंसारी जो कि MUF मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर थे, उनको भी इन्होंने गवर्नमेंट ने टैप में रखा था। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ जो हुई वो आगे पढ़ के जो बंदा थोड़ा सा परेशान होता है सुन के कि मोतीलाल भट्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो थे, जो कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद के एक दोस्त भी थे, उन्होंने भी नेगोशिएशन डायरेक्टली मिलिटेंटों से स्टार्ट कर ली। एक जज, हाई कोर्ट के जज ने मिलिटेंटों से नेगोशिएशन स्टार्ट कर ली ऑन बिहाफ ऑफ द होम मिनिस्टर। ये नेगोशिएशन प्रोसेस चलता रहा। 13 दिसंबर और 3:30 में ये जो रिटर्न है 13:30 पे कैबिनेट मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल जो कि देश के कैबिनेट मिनिस्टर और आरिफ मोहम्मद खान, ये 2 कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये श्रीनगर आ जाते हैं। किस लिए आ जाते हैं? कि उनको ऐसा लग रहा था कि फारूक अब्दुल्ला उस वक़्त फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि रूबिया सईद के छुड़ाने के बदले में मिलिटेंटों को रिलीज़ किया जाए। चूँकि फारूक अब्दुल्ला चाहते थे कि अगर इन पे ये छुड़ाया गया तो उसके बाद एक जो है फ्लड गेट खुल जाएगा, मिलिटेंटों को इतना प्रोत्साहन मिल जाएगा और बूस्ट हो जाएंगे कि मिलिटेंसी बढ़ जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। वो नहीं चाहते थे छुड़ाने के लिए, नहीं चाहते थे कि मिलिटेंटों को छोड़ा जाए, कोई और नेगोशिएशन का सिस्टम अडॉप्ट किया जाए उनको रिलीज़ करवाने के लिए। लेकिन चूंकि ये इंदर कुमार गुजराल और दूसरे इसलिए आए कि फारूक अब्दुल्ला बीच में कोई ऐसी परेशानी ना डाले और उनको थोड़ा सा वो खामोश रहे, वो थोड़ी से उनको वो बीच में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, इसलिए वो आए थे। और उसी दिन 13 दिसंबर 1989 को ही 7 बजे शाम को जब नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई तो रूबिया सईद को छोड़ दिया गया, मिलिटेंटों ने रिलीज़ किया।
रिलीज करने के बाद कहते हैं कि जब मिलिटेंटों को जेलों से छोड़ा गया तो वो रजौरी कदल में श्रीनगर में इकट्ठे आए और वहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों ने उनको अपने कंधों पे उठाया और एक जुलूस की शक्ल में निकल गए। लोग खुश, पटाखे बज रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, रुबिया सैयद के लिए नहीं, मिलिटेंटों के लिए। और उसके बाद वही 5 जो मिलिटेंट थे वो फिर अपनी अपनी हाइडआउट्स के लिए वहाँ से डिसअपियर हो गए। काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद फारूक अब्दुल्ला जी ने ये एडमिट किया कि वो उस वक़्त अगर सेंटर की बात ना मानते, मिनिस्टरों की बात ना मानते, तो उनको थ्रेटन किया जा रहा था कि उनकी जो सरकार है उसको वो डिसमिस कर देते। ये पहली एक स्टोरी सुनाई मैंने, जो कि मैंने विकिपीडिया और दूसरे जो वीडियो से निकाली थी। तो यूट्यूब के वीडियो से, जो कि जर्नलिस्ट हैं उनकी रेफरेंस से मैंने लिया था। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको ये बुक के बारे में बात बताई, अगर इसके रेफरेंस से चाहे चलें तो इसके पेज नंबर 289 और 290 पे जो बहुत ही परेशान करने वाली बात आती है, जो पाँव के नीचे से मट्टी निकलने की बात, जिसे हम कहावत में कहा जाता है, वो परेशानी करते हैं, वो ये है कि ये हिलाल अहमद वार अपनी किताब में क्या लिखते हैं, कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद और फारूक अब्दुल्ला फैमिली में, इनमें आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, एक दूसरे के खिलाफ जो थे, एक ग्रजेस तो थी, और एक दूसरे को ये ख़त्म, एक पॉलिटिकली ये एक दूसरे को ख़त्म करना भी चाहते थे। यहाँ तक कि जो शेख अब्दुल्ला, जब उनकी डेथ हो गई तो फारूक अब्दुल्ला ने पब्लिकली ये भी कहा था कि वो कभी भी मुफ्ती मोहम्मद सैयद को कभी भी चीफ मिनिस्टर स्टेट का नहीं बनने देंगे। वेराज के मुफ्ती मोहम्मद जो थे वो थोड़े से बड़े शेड्यूल्ड पॉलिटिशियन थे, वो उनके फारूक फैमिली को, अब्दुल्ला फैमिली को वो चाहते थे कि इनका पॉलिटिकली, इनकी जो चलते आ रही है ख़ानदानी हुकूमत, इसको वो ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे इनको मैं एरेडिकेट करूँ सिस्टम से। तो आपस में इन दोनों के जो इख्तलाफात थे वो तो थे, पॉलिटिकली एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते थे। कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब होम मिनिस्टर बने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने पहली कैबिनेट जो हुई उसमें सबसे पहला प्रस्ताव जो लाया था वो जगमोहन जी को स्टेट का गवर्नर बनाने के लिए लाया था, चूँकि उन्हें मालूम था कि जगमोहन जब स्टेट का गवर्नर बनेंगे तो शेख फैमिली को तकलीफ होगी। और शेख फैमिली, कहते हैं फारूक अब्दुल्ला जी ने जब भी वो प्रस्ताव लाया था तो शेख अब्दुल्ला ने इसका बहुत एतराज़ किया था और ये कहा था कि अगर जगमोहन को उन्होंने भेजा तो वो रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन दूसरी साथ साथ उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने एक प्लान बनाया। दूसरा प्लान क्या बनाया? दूसरा प्लान ये बनाया कि उनका जो एक बड़ा नज़दीकी आदमी था, मियाँ सरवर, ए प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट ऑफ 1965, कोई आर्म्ड स्ट्रगल हुई थी श्रीनगर में 1965 का, उसका ये एक्टिविस्ट था, प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट था। उसे ये कहा गया, उसमें ये लिखा है कि मियाँ सरवर, ए प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट ऑफ 1965 वुड कंटैक्ट यासीन मलिक, मैं वर्ड बाय वर्ड बोलूँगा, वुड कंटैक्ट यासीन मलिक द JKLF एक्टिविस्ट एंड परस्यूड हिम टू बी a co-actor in the kidnapping, would contact Yasin Malik. According to the plan, Mia Server, a prominent activist of 1965, would contact Yasin Malik, the JKLF activist, and pursued him to be co-actor in the kidnapping drama of Dr. Rubiya Sayer, the daughter of Mufti Muhammad Sayer, in collaboration with Dr. Guru. Consequently, on one night in the first week of December 1989, a secret meeting was held at the residence of the then Director General of Police J&K State, Ghulam Jalani Pandit, in which Mia Sarwar, Yasin Malik and Dr. Guru participated. According to the secret plan, Dr. Rubiya Sayyed, the daughter of Mufti Muhammad Sayyed, the then Home Minister of India, would travel by a public transport matador van
from Lal Dutt Women's Hospital, Srinagar, where she was on duty as a doctor on internship. Normally, she was supposed to be escorted by the effective security personnel in a separate non-public vehicle, being the daughter of the Home Minister of India, whose family is provided with very special security during travel. Even the lower cadres of the pro-Indian parties are provided with adequate security in view of the militant attack as well as the declaration by some militant. ये चीज़ें मैं आगे लिख रहे हैं, चूँकि मैं इसको शॉर्ट करूँगा. उसके बाद कहते हैं उसके attack as well as that declaration by some militant group that they would not spare the family members or even relatives of the pro-Indian activists. उसके बाद Dr. Rubaiyat Syed occupied the seat in the van for going home. The vehicle was already occupied by some of the militants deputed by the Yasin Malik. When the van covered some distance from Lal Dutt Hospital and reached at road way from the market and residential houses, a Maruti car of Dr. Guru was waiting on the roadside of Nogam bypass, district Badgam, Kashmir. The drama with kidnapping got completed when Dr. Rubaiyat Syed came out of the van and was made to take a seat in the Dr. Guru's car. The said car immediately proceeded towards the destination, known only to Dr. Guru, Mia Sarwar, Yasin Malik, and Mufti Muhammad Sayyid, and also the Director General of Police and Dr. Rubaiyat Syed, who was already secretly briefed about it. ये वहाँ पे लिखा है. उसके बाद ये जो राइटर है इसने ये लिखा है, the drama was disclosed by sources very close to the JKLF chairman Raja Amanullah Khan during exchange of view with them on Kashmir situation when the author had gone to Pakistan in the year 2000 on the invitation to attend the marriage ceremony of Amanullah Khan's daughter. The Daily Dawn of Pakistan had commented on the drama of the Rubaiyat Syed kidnap case that it was a bluff that worked. ये कहानी इस किताब में लिखी. गोया कि रुबैया से जब लाल दत्त हॉस्पिटल से निकलती है, एक प्राइवेट वैन एक मेट्रोस में बैठ के अपने घर की तरफ निकलती है, तो ये सारा प्लान जो था मियां सरवर जो कि एक्टिविस्ट था उसका था, यासीन मलिक का था, डॉक्टर गुरु जो कि बहुत बड़े हॉट स्पेशलिस्ट रहे हैं, अब तो नहीं रहे, और उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुलाम चलानी पंडित, वो भी इसके टैपिंग में इसके कहने के मुताबिक वो शामिल थे. अगर वो लोग शामिल नहीं थे, अगर मुफ्ती फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी, तो ये पब्लिक डोमेन में किताब कैसे आई? क्या इसके खिलाफ कोई वो केस नहीं कर सकते थे? गुलाम चलानी पंडित जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, क्या वो इस बुक को बैन नहीं करवा सकते थे? वो उनकी खामोशी ये जताती है कि कहीं ना कहीं धुआं जब उठता है तो कहीं आग लगती है तो धुआं निकलता है, तो धुआं तो ज़रूर निकला होगा. तो उस वक़्त अगर गुलाम चलानी पंडित जो कि डायरेक्टर जनरल थे, जिनका काम था कि पुलिस को बूस्ट करना और पुलिस को साथ लेके चलना, उस वक़्त ऐसे अगर डायरेक्टर जनरल रहे होंगे तो उस स्टेट का क्या हाल हो सकता है? बेटर नॉट. आप तक है, क्या समझते हैं कि क्या अगर बाढ़ ही खेत को खाने पे आए तो फिर खेत कैसे बचेगा? पब्लिक कैसे बचेगी? उसकी जो पुलिसिंग वो कैसी होगी? उसके नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट जो कि पुलिस जिनसे लोग अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए सोचते हैं, उनका क्या बनेगा? होम मिनिस्टर जिस पे कंधों पे देश के लोगों की माल और जान की हिफाजत की ड्यूटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के देश पे एक सौगंध लेके, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की एक सौगंध लेके अगर ये हालत करते हैं, मिलिटेंट रिलीज़ करवाने के लिए ड्रामे रचते हैं, तो फिर आप लोग
क्या करेंगे? आज कारण क्या है कि यासीन मलिक जो कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो उसने गलत करी हैं, उन पे अगर उसे कोई कोर्ट सज़ा देता है, तो वही मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी मैडम मुफ्ती अ, वो अपनी बहन के किडनैपर के हक में आज बातें कर रही है। आज वो ये कह रही हैं कि यासीन मलिक जो उसे ये सज़ा हुई है, उसके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में उसे सज़ा हुई है, उसके हक में आज वो बात कर रही है जिसकी बहन को उसने किडनैप किया था। क्या था? अंदर की कहानी, सच्चाई क्या है? और आम आदमी क्या, किस पे यकीन करे और किस पे यकीन ना करे, ये तो आप तक छोड़ता हूँ। वीडियो कैसा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आने का दूसरी वीडियो का वेट करें। तब तक यही करूँगा। जय माता दी।